तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं ये प्रॉपर्टीज और इनका यूज क्या क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। इसके बारे में कुछ बातें करेंगे और देखेंगे ये क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो इसको सिंपली हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें, जो उसके नेचर पर डिपेंड ना करें, जो उसके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करें। यानी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर या नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती हैं। ऐसे सॉल्यूशन, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम नाम देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक और नाम भी हो सकता है। एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th स्टैंडर्ड, थर्मोडायनेमिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, उसको हम लोग कहा करते थे क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए हम लोग ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन या डिपेंड्स अपॉन number of solute particles and not on the nature of the solute are called colligative properties. Are called colligative properties। यानी ये सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये सॉल्वेंट के या सॉल्यूशन के किसी भी पार्ट पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही हैं? सोल्यूट के पार्टिकल्स पर, यानी नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, या इसी को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब ये हमारे पास 4 तरीके की होती हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक्चुअली कॉलिगेटिव मतलब होता है जस्ट इज बिगिन द वर्ड विच मीन्स कॉलिगेट। कॉलिगेट का मतलब होता है कॉलिगेटस। इसका मतलब होता है टुगेदर। इसका मीन्स होता है टुगेदर मतलब कंबाइन होकर के। अगर ये कंबाइन होकर के टुगेदर मिलाती हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉलिगेटस। ठीक है। तो कॉलिगेटस का मीनिंग होता है टुगेदर, यानी कि ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। अब देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास पढ़नी है हमको। पहला हम लोग कहेंगे रिलेटिव, लिख देते हैं काइंड्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? पहला, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और दूसरे को हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथा हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान दीजिए, ये सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे से इंटर रिलेटेड हैं। जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम लोग नाम देते हैं RLVP, इसको हम RLVP भी कहेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी EBP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी DFP, और ऑस्मोटिक प्रेशर इन OP। इन शॉर्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम लोग कहेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है। तो वेपर प्रेशर क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट में जब लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाए, तो उस कंडीशन में वेपर का जब प्रेशर लगने लगता है सॉल्यूशन के सरफेस पर, तो उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग पहले भी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां हम सीखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें क्या सिखाता है? मान लीजिए हमने किसी कंटेनर में एक प्योर सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड यानी कि वाटर ले लिया, एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। प्योर सॉल्वेंट, अब ये वेपराइज होगा और इसका वेपर प्रेशर हम काउंट करेंगे। अब हम जब देखेंगे कि इसके सरफेस पर, यहां सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स हैं, ये वेपराइज होंगे। इसके सरफेस पर यहां सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं? सॉल्वेंट के। ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर ये वेपराइज होंगे तो इसमें किनके मॉलिक्यूल दिखेंगे? ये वेपराइज होंगे तो किनके मॉलिक्यूल दिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ किसके दिखेंगे? सॉल्वेंट के। बट जब हम इसमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये है मेरे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसको हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वी नो दैट कि वेपर प्रेशर, वेपराइजेशन किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पर। अभी तक हम इसमें सिर्फ प्योर सॉल्वेंट देख रहे थे, अब ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी ऐड हो गया है। तो जैसे ही हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो इसके सरफेस पर, अभी तक मेरे पास ये था प्योर सॉल्वेंट, अब इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी ऐड हो गया है। जैसे ही हम इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो अब यहां पर प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ ये है मेरे पास प्योर सॉल्वेंट, ये है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट, और ये है मेरे पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब इस सॉल्यूशन में, ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन में मेरे पास दो चीजें हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो इसके सरफेस एरिया पर सोल्यूट
सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट के भी मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। तो जैसे ही हमारे पास सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स भी दिखाई देने लगेंगे, तो इसका मतलब अब जो वेपर प्रेशर ढेर सारी बन रही थी प्योर सॉल्वेंट की, वो अब ढेर सारी प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर ना बन करके अब उस सरफेस पर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी दिखाई देने लगेंगे। तो अब सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी उनको वेपराइज करने से रोक देते हैं। तो अब सरफेस एरिया पर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब जितने वेपर पहले बन रहे थे उतने वेपर अब नहीं बनेंगे, यानी जितने वेपर पहले बन रहे थे अब उतने वेपर नहीं बनेंगे। तो अब वेपर कम बनेंगे, तो जब वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस। अगर हम यहां मान लें प्योर वेपर प्रेशर, यानी पी नॉट, P naught is the vapor pressure of pure solvent. P naught is the vapor pressure of pure solvent, and PS is the vapor pressure of solution. PS is the vapor pressure of solution, and अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। तो हम जाहिर सी बात है एक थोड़ा सा डिफरेंस भी निकालेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं कि पी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीएस। ये क्या है, पी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीएस, यानी कि पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है। जब सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा है तो इसका मतलब अब इसमें हम एक डेल्टा पी निकालते हैं। तो डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी इज द पी नॉट माइनस पी एस। अब अगर हम ये कह लें कि हम ए को यहीं कहीं ए को सॉल्वेंट मान लें और बी को सोल्यूट मान लें, ए को सॉल्वेंट मान लें और बी को सोल्यूट मान लें, तो हम ये कहेंगे कि यहां पे हम इसको पी नॉट ए कह लें, यहां पे भी हम इसको पी नॉट ए कह लें, ये भी हो गया पी नॉट ए, ये भी हो गया पी नॉट ए। तो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस। यानी ये जो आ गया मेरे पास, दैट इज व्हाट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये आ गया मेरे पास लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। जो पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल तो वेपराइज होंगे। सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल तो वेपराइज नहीं होंगे। तो जब सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स वेपराइज नहीं होंगे तो उसमें भी हम सॉल्वेंट के ही वेपर प्रेशर को काउंट करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स वेपराइज होंगे, यानी उसी का वेपर प्रेशर काउंट होगा। तो अब हम ये देखें कि डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, दैट इज व्हाट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बट ध्यान दीजिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम इसमें राउल्ट लॉ लगाएंगे। राउल्ट लॉ हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ हमें क्या कहता है कि पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। यानी अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करें तो पी एस यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल्स टू होगा पी नॉट ए एक्स ए के। पी नॉट ए मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डायरेक्टली इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी ये हमारे पास आ गया राउल्ट का फर्स्ट लॉ। इसको हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको हम इक्वेशन 2 मान लें।
तो अब हम देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से। इक्वेशन 1 और 2 से तो क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलिए देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, एंड इक्वेशन 2 क्या है, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। चलिए जरा इक्वेशन 1 और 2 से निकालते हैं, क्या निकलेगा हमारे पास। डेल्टा पी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा पी क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस। अब पी एस की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई, पी एस की वैल्यू मुझे यहां से मिल गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस क्या लिखेंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया पी नॉट ए कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स ए। अब ये 1 माइनस एक्स ए है, तो 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू होता है एक्स बी। ये हम लोग मोल फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। अब क्या है, यहां पे आ गया डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स ए। अब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ये हम ऐसे भी कह सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो राउल्ट ने हमसे यही कहा कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड करती है किस पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा पी क्या था, डेल्टा पी मेरे पास था पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये हमारे पास आ गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को हम कहेंगे आर एल वीपी, आर एल वीपी जिसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग नाम देते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, यानी कि जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आई है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आई है, वो डिपेंड कर रही है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट पर। अब हम बता दें कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का खास तौर से यूज हम लोग करते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने में, सोल्यूट का मोलार मास निकालने में हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खास तौर से डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल होती है, जो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम किन्हें कहते हैं, जिसमें सोल्यूट का मास परसेंटेज 5% से कम हो। अगर किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का मास परसेंटेज 5% से लेस देन हो तो हम उसे एक वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके आगे ये सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग मोलार मास निकालने में इसकी हेल्प लेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एक्स बी। इसका यूज हम लोग करेंगे क्या, मोलार मास निकालने में। चलिए हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास काउंट करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे मोलार मास। मोल फ्रैक्शन की हेल्प से और इस आरएलवीपी की हेल्प से हम लोग मोलार मास फाइंड करेंगे। चलिए लिखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, मोलार मास या मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलार मास ऑफ द सोल्यूट। ये हम देख रहे हैं वेपर प्रेशर में कमी जो आई है, रिलेटिव वेपर प्रेशर में जो कमी आई है, उसके हेल्प से हम मोलर मास निकालते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा, डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एक्स बी। हम यहीं से शुरू करते हैं।
डेल्टा पी अपॉन पी एस, सॉरी डेल्टा पी एस अपॉन पी नॉट है, ये पी नॉट ए, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। एक्स बी क्या है? एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि डेल्टा पी को हम लोग क्या लिखते थे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू वॉट, यहां हम लिखेंगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्योंकि हम क्या जानते हैं, एक्स बी इज इक्वल्स टू होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। हम ये बात पढ़ चुके हैं पहले, सिंस एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। एन ए क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का जो सम होता है वो आता है 1। तो दैट इज वाई हमने यहां पे 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बी लिख दिया था। तो अब हम आगे बात करेंगे इसके मोलार मास के काउंटिंग में। अब देखें जरा, रिवर्स द अबव इक्वेशन, इसको जरा रिवर्स कर लें, रेसिप्रोकल। अबव इक्वेशन, इसको जरा हम रेसिप्रोकेट कर दें। कैसे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। अब हम जरा देखें इसको हम ऐसे और भी कैसे लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन एन बी। तो ये कट के हो गया 1, यानी अब हम लिख सकते हैं क्या, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी, एन ए अपॉन एन बी प्लस 1। जरा 1 को इधर ले आइए, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। ये हो गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी एस इन ब्रैकेट अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। इसको थोड़ा सा उधर ले जाएं तो हम क्या देखेंगे, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू व्हाट, एन ए अपॉन एन बी। अब जरा देखिए, ये जो एन ए अपॉन एन बी है, तो ये मेरे पास पी नॉट ए कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, ये बचा पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। ये आ गया। इसको वापस से अगर हम रिवर्स कर लें, तो क्या मिलेगा, ये चला जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू व्हाट,
NB अपॉन Na, वापस से हमें ये मिल जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए कहां पे थे हम, इसको P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। ये लिख सकते हैं, देखिए ये लिख सकते हैं ना। अब यहां पे हमें क्या मिल गया, डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कहीं पे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। अगर हम बात करें फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया तो हम क्या देखेंगे, जो ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होने का मतलब होता है सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनका परसेंटेज कितना हो जाए, उनका परसेंटेज कितना हो जाए 5% से कम। तो हम क्या कहते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू व्हाट, एक्स बी। ये हम लोगों ने अभी पढ़ रखा था। तो एक्स बी की वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू व्हाट, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब अगर ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन बी। तो हम यहां पे एन बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एन ए इज मोर ग्रेटर देन एन बी। तो हम यहां पे एन बी को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी अब हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। ये लिख सकते हैं हम, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। अब अगर हम इससे मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहें इसी फॉर्मूले से, तो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से अगर हम मोलार मास निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो है एन बी अपॉन एन ए, यहां एन बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन बी इज इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी एंड एन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। एज वी नो दैट एन मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स और एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सिंस इतनी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, एन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन बी की जगह पे क्या रखें, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू ये चला जाएगा ऊपर एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब यहां पे अगर हम इसकी कैलकुलेशन, दिस इज द मोलार मास ऑफ द सोल्यूट, इसको हम कहते हैं मोलार मास ऑफ द सोल्यूट। तो इसकी कैलकुलेशन हम इजीली कर सकते हैं। बाय दिस फॉर्मूला वी विल गेट दिस पर्टिकुलर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग मोलार मास ऑफ द सोल्यूट की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं।
इसके बाद जो हमारा दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।